धन्यवाद राजीव जी। 2014 भी कोई मोदी जी के लिए मैदान नहीं खुला हुआ था। एक परिवर्तन की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने या अन्ना आंदोलन ने या अन्य सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक पूरे देश भर में यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया। उसका वो परिणाम था। किसी नेता विशेष या किसी दल विशेष के प्रति कोई आग्रह लोगों के पास नहीं था। यह जरूर था कि मोदी जी ने लोगों को नए भारत बनाने का सपना दिखाया और लोग आकर्षित हुए और एक विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया और उस वजह से एक व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को मिला। लेकिन 2024 के चुनाव में आप नारे नहीं गढ़ सकते, सरकार में रह के आप नारे नहीं गढ़ सकते। 10 साल सत्ता में रहने के बाद आपको अपने सरकार के काम काज का लेखा जोखा लोगों के सामने रखना होगा। आप उससे बच नहीं सकते। आप इधर उधर की बात से लोगों का मन नहीं बहला सकते। जो बातें आपने कही थी या जिन मुद्दों से परेशान होकर के लोगों ने आपको चुना था, उनके बारे में आपने क्या किया है यह बताना पड़ेगा आपको। यह बात नहीं चलेगी कि हम आपसे पूछेंगे कि महंगाई इतनी क्यों है, तो आप ये बताइए कि साहब विदेश में हमारा सम्मान बहुत बढ़ गया। हम आपसे ये पूछेंगे कि साहब बेरोजगारी की स्थिति क्या है, तो आप ये कहिए कि साहब यूक्रेन का युद्ध हमने रुकवा दिया। ये चलेगा नहीं, चलता नहीं है कहीं। ये कहीं भी डेमोक्रेसी की कल्पना इसीलिए की गई है। 5 साल के बाद चुनाव इसीलिए होते हैं कि हम अपने सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे और हम फिर जिसको मत देना होगा मत देंगे। अन्यथा चुनाव की जरूरत क्या है? नारे गढ़ने के लिए तो विद्वानों को पकड़ लाइए। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी वाले बहुत बढ़िया बढ़िया नारा बनाते हैं। उनके नारों क्या है, कौन है ठंडा मतलब पता नहीं किसका जैसे ही कराम लेते हैं सब। तो नारों से बात नहीं बनती, बन नहीं सकती। आपको अपने कामकाज बताने पड़ेंगे और खासतौर से उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो आम व्यक्तियों के जीवन से जुड़े हुए हो। आप दावा क्या करते हैं? आप दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने आम कार्यकर्ता का ख्याल रखती है। बहुत अच्छी बात है। अरुण गोविल साहब भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे, जरा हमको कोई बता दे। कहां ये दरी बिछाते हुए पाए गए थे? कंगना रनौत जी कब बीजेपी की मेंबर बनी थी? किस जगह धरना प्रदर्शन जुलूस में वो शामिल हो गई थी? किस संघ की शाखा में उन्होंने कब जाकर के अपने भाषण दिए थे? कहां से ले आया आप इन लोगों को? ये जो जज साहब को आपने बनाया, कल पश्चिम बंगाल से आपने उम्मीदवार बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी में कब सक्रिय थे? आम कार्यकर्ता कब थे? ये हाईकोर्ट के जज थे ना। तो जो आप दावा करते हैं कि हम आम कार्यकर्ता का ख्याल रखते हैं और हम हमारे लिए कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं है, यह भी आपका दावा खोखला है। बाहर से लाए हुए लोगों को आप ले आना चाहते हैं। जितिन प्रसाद जी क्या है? जितिन प्रसाद, आपके सब दावे खोखले हैं। क्या जितिन प्रसाद जी परिवारवाद के प्रतीक नहीं है? क्या जितिन प्रसाद जी दल बदलू नहीं है? क्या जितिन प्रसाद जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे हैं? क्या नहीं हुआ है? और आपने उनको उम्मीदवार बना दिया और ये तमाम मुद्दे लेकर के आप लोगों के राजनीतिक शुचिता के नाम पर आप लोगों के बीच में गए। लोगों ने स्वीकार नहीं, कैसे लोग आपको स्वीकार कर लेंगे? राजेंद्र अग्रवाल हमारे और आपके स्मृतियों में होगा, मुकेश के भी स्मृतियों में होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेताओं में से है। जब भारतीय जनता पार्टी, ये कोई सोच नहीं सकता था या जनसंघ नहीं सोच सकता था कि वो सत्ता में भी आएगी, उस समय जनसंघ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते थे। आज आपने उनका टिकट काट दिया और आप ले आए अरुण गोविल को। हालांकि मेरे जैसा व्यक्ति पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में ही मुझे इस बात का अंदेशा होने लगा जब 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी वहां जीत गई थी विधानसभा में। मैं इस बात की आशंका मुझे थी कि हो सकता है उनका टिकट कटे और उम्र के नाम पर आपने काट दिया। सत्येंद्र पचौरी साहब को कानपुर से आपने टिकट काट दिया। तो आप, और ये लोग नहीं है, ये लोग ऐसे लोग हैं, आप हम और आप तकनीकी रूप से नहीं कह सकते हैं कि इनके टिकट काटे गए। ये लोग वो हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। टिकट तो केवल वरुण गांधी का कटा है। बाकी जितने नाम है, चिट्ठी सूची जारी होने के 1 घंटा पहले इन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और आपने एक आपके पार्टी के का प्राइमरी नेता, आप जनहित की बातें करने वाला वरुण गांधी का आपने टिकट काट दिया। ऐसे ऐसे लोगों को आपने टिकट दिया है जो कम से कम आपकी पार्टी में या तो दल बदलू हैं या तरह तरह के आरोप भी आपके पास है। आप अपने सरकार के कामकाज के किसी भी तथ्य का उल्लेख करने के लिए तैयार नहीं है।
कहां से हो जाएगा? और आप ये तलाश कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन कमजोर हो तो हमारी ताकत बढ़ जाए। आप अपनी ताकत से नहीं बढ़ना चाहते हैं, सामने वाले की कमजोरी का ख्याल ध्यान रखना चाहते हैं, जो होने वाला नहीं है। जिस किसी भी राज्य में यह गठबंधन काम कर रहा है, उस किसी भी राज्य में सीट बंटवारे को लेकर के इस तरह की क्राइसिस नहीं है जिस क्राइसिस की कल्पना भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग कर रहे हैं। बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में किस तरह की बातें कही गई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, लेकिन दोनों दलों में कोई आपसी मतभेद नहीं है। तो आप भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी किस बिना पर चुनाव पे जाए। वो चेहरे पे आप जा नहीं सकते हैं, चेहरा इतना आकर्षक नहीं रह गया आपके पास, क्योंकि उस चेहरे के ऊपर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप लगने लगे। सुचिता का आरोप, भ्रष्टाचार रहित आरोप, साफ सुथरा सरकार देने का आरोप, जनहित की बात करने वाला, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे का क्या समाधान करने वाला, राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का सवाल, सभी जितने मुद्दे आपके पास हमने बनाए थे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, पूरा का पूरा महल में भरभरा के गिर गया। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे पर आप बात करने के लिए क्यों नहीं तैयार होते? हर व्यक्ति का रहा है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है ये। और ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना करके बात कर रहा है, कोई गुलशन नंदा का उपन्यास पढ़ के बात तो नहीं कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं कि आप फला फला कंपनी पर इस तारीख को रेड हुई, फला फला कंपनी ने इस तारीख को बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दिया, और फला फला तारीख को जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था या जिसके खिलाफ जांच चल रही थी वो खत्म हो गई। भ्रष्टाचार और किसको कहते हैं? इसके अलावा भी कुछ भ्रष्टाचार होता है क्या भाई? आपने लेन देन किया और किसी 500 करोड़ रुपए आपने घुस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से पैसा लिया और 50,000 करोड़ रुपए का आपने ठेका दे दिया। यह तो भ्रष्टाचार है। आपने उन कंपनियों के ऊपर दबाव बनाया कि वो कंपनियों के मालिक अपनी कंपनी बेचें और एक व्यक्ति विशेष के हाथ में बेच दें, और यह सभी चीजें अब इन ब्लैक एंड व्हाइट है, सबके सामने है, उससे बहस करने के लिए तैयार नहीं है और गलत तथ्य रखने की कोशिश कर रहे हैं आप। कौन आपकी बात को स्वीकार कर लेगा? अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास 300 से अधिक सांसद हैं तो और विपक्ष के पास कम है, तो विपक्ष के विधायकों की संख्या तो आपसे भी ज्यादा है। बिल्कुल। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करेंगे तो उनकी संख्या तो विधायकों की संख्या आपसे भी ज्यादा है, तो उनके ऊपर कैसे आप उंगली उठा सकते हैं? आप ये बताइए कि आपकी पार्टी किसी अन्य एक पार्टी की तुलना में कम पैसा पाई हो, तब तो बात समझ में आएगी। आप 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर आप ही हैं, 3 नंबर पर आप ही हैं, 4थे नंबर पर आप ही हैं, 1 से 10 तक आप ही हैं, 11वें 12वें पे कोई है कि नहीं है भगवान जाने। और आप एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे स्वीकार करेंगे लोग? और ये अभी तक ये ऐसे तथ्य हैं जो लोगों के सामने हैं। तो अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, राजनीतिक शुचिता का जो दावेदार आप थे, ठेकेदार थे, आप उसकी बात नहीं करेंगे, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों की बात नहीं करेंगे, तो आपको झटका लगना ही लगना है। उम्मीदवार बदल करके आप ये सोचते हो कि एक अलग तरह का माहौल बन जाएगा। मतलब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप एक रील वाले भगवान राम को पकड़ के ले आए हैं। आप तो बड़ी कोशिश की कि आप एक तरह का माहौल बन जाएगा। बन गया क्या? मैं पूछता हूं, मुकेश से मैं पूछता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए है और आपके अपने बच्चे की फीस जमा करनी है और तीर्थ यात्रा में भी जानी है, जाना राम मंदिर का दर्शन करने, क्या करेंगे आप? सवाल ये नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में प्राथमिकताएं हैं। और लोगों की आमदनी बढ़ी नहीं, आर्थिक विषमता आसमान पे है, किसान सड़क पर है, उपज बढ़ाने का कोई आपने काम नहीं किया, भंडारण की स्थिति बेहतर हुई नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य में हर साल आपने बजट कम करते चले गए हैं। लोग सवेरे उठ करके रोग ईश्वर से आदि शक्ति की प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में कोई बीमार न पड़े। आपने इतना महंगा कर दिया स्वास्थ्य सेवाओं को। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से आपने पैसा लिया और पता चला कि स्वास्थ्य में कोई रोक टोक नहीं है, मनमाना वसूली है, जो जितना चाहे पैसा वसूले किसी आम आदमी से। तो किस बिना पर लोग आपके पास जाएंगे? इन खोखले नारों से या भावनात्मक नारों से या कृत्रिम नारों से मुझे लगता है कि आपको सरकारों को जन समर्थन पाने में दिक्कत होगी। हाँ, विपक्ष में अगर के आप नारे गढ़िए, लोग सुनते हैं उसको जी, बिल्कुल, उससे प्रभावित भी होते हैं कि मुझे कुछ मिलने वाला है।
सरकार में रह करके आपको अपनी सरकार की विफलताओं की सफलताओं के उत्तरदायित्व से आप बरी नहीं हो सकते। 10 साल के अपने गवर्नेंस का लेखा जोखा लोगों को आपको देना ही होगा। उम्मीदवार बदल करके आप लोगों की भावनाएं नहीं खत्म कर सकते। राजेंद्र अग्रवाल साहब को हटा करके अगर आप लेकर के चले अरुण गोविल साहब को और लोग आपके पीछे चल देंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अरुण गोविल